अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद जफ़ीर। सियासी, कानूनी और आइनी बहरान, हुकूमत की हिकमत अमली क्या हो कि 6 जजेस के हद का जो मामला था उस पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, हाई कोर्ट के जजेस के इल्ज़ामात, चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत करने की क्या वजह है। क्या हुकूमत ने तसद्दुक जिलानी साहब से उनको कमीशन का सरबरा नामजद करने से पहले बात नहीं की? क्या ऐसे अवामिल थे, क्यों उन्होंने माजरत की और क्या ये फ़ैसला जल्दी में हुआ? इसके ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। और ये मामला आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बाज़ार ये लग रहा था कि आज कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। हुकूमत भी कन्फ्यूजन का शिकार है। ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर चूँकि जो वकला तंजीमें हैं वो भी अलग अलग मुहिम चलाती हुई नज़र आ रही हैं। क्या कोई बड़ी तहरीक इस सिलसिले में जन्म ले सकती है, नई वकला तहरीक? और कुछ इस तरफ इशारे मिल भी रहे हैं, ईद के बाद मामला तो बहुत ज़्यादा संगीन हो सकते हैं। लेकिन ये जो एक आइनी बहरान है इस वक्त, इसको कैसे सेटल किया जाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया है और जो हुकूमत की तरफ से 7 रुकनी बेंच की तश्कील है, इसके ऊपर एतराज़ भी किया है। और एतराज़ पिछले कई दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज़ात कर रही है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि 6 जज साहिबान के ख़त पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी ये कह चुके हैं कि कौन लोग हैं जो इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और ख़ुद हुकूमत चूँकि इसके ऊपर कन्फ्यूजन का शिकार भी नज़र आ रही है। इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब आमिर हसन साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आमिर हसन साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हम कोशिश करेंगे आमिर हसन साहब से रब्ता हमारा बहाल हो सके और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करेंगे। और इस वक्त चूँकि 2 ही चीज़ें हैं, सेनेट इंतखाबात हैं और दूसरी तरफ इस वक्त जो आइनी कानूनी बहरान है, और ये बहरान भी आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हुकूमत इस पूरे मामले को कैसे सेटल करेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर कोशिश की जा रही है। अब जो आज बेंच बनाया गया था, जो कमीशन की सरबराही का मामला था, वो एक मरतबा फिर पेंडिंग में चला गया, चूँकि साबिक चीफ जस्टिस जिलानी साहब ने, तसद्दुक जिलानी साहब ने माजरत कर ली। इससे माजरत करने की वजह क्या थी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और चूँकि जिलानी साहब बड़े मायानाज साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनको हुकूमत की तरफ से किया था। ज़रा माने ये बता रहे हैं कि हुकूमत ने चूँकि उनसे बात ही नहीं की थी पहले, अगर ये मामला सेटल होता तो शायद वो नाराज़गी का इजहार या माजरत पहले कर लेते और हुकूमत को ये ख़त ना लिखना पड़ता। लेकिन हम देख रहे हैं कि बार बार हुकूमत की तरफ से जो किए गए फ़ैसले हैं या जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो इसके ऊपर वो चैलेंज होती हुई हमें नज़र आई हैं और नज़र आ रही हैं, मुसलसल नज़र आ रही हैं। इसकी क्या वजह है कि कोऑर्डिनेशन में इशू आ रहा है, प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट हो रही हैं? और हुकूमत के जो फ़ैसले हैं, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर जब कोई डिसीजन ले रहे हैं, तीसरा बड़ा फ़ैसला है उनका, तो तीसरा फ़ैसला भी बैक बाउंस कर गया। इससे पहले इक़्तिसादी कमेटी की चेयरमैनशिप की बात हो या उससे पहले चेयरमैन इरसा की बात हो, दोनों फ़ैसले बैक बाउंस कर गए थे। और अब ये तीसरे मामले में भी जो केस था, ये इस वक्त हुकूमत के अगेंस्ट गया, चूँकि माजरत कर ली है जनाब जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी साहब ने। ये ख़ुद हुकूमत के लिए एक सुबकी है। क्या इस तरह के मामलात में ये उस तरह एतमाद में नहीं लेते? इश्यूज़ कहाँ क्रिएट हो रहे हैं? चूँकि ये जो ख़त था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ की जानिब से लिखा गया था। ख़त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतालबा किया था कि हम जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी के तहकीकात कराने के मौक़िफ़ की
मुकम्मल हिमायत करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हमें चूँकि प्रेशर है और हमारी फैमिलीज़ के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, तो इन तमाम इश्यूज़ की तहकीकात होनी चाहिए। ज़ाहिर है ये मामला जो बना वो इसमें मज़ीद जो है वो अब कन्फ्यूजन क्रिएट होती जा रही है। और रीज़न ये है कि चूँकि इसके ऊपर तहकीकात अभी तक उस तरह हुई नहीं, चूँकि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाया जाना है। और साथ ही साथ जो इस वक्त हम देख रहे हैं हुकूमत की तरफ से जो ऑप्शंस लिए जा रहे हैं वो भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन का शिकार है हुकूमत। और इसकी क्या वजह है, क्यों ये मामलात हो रहे हैं। और जिस तरह आज तसद्दुक़ जिलानी साहब ने भी इस पूरे अमल में उन्होंने इस मातरत की है कमीशन की सरबराही से, तो क्या हुकूमत ने पहले उनसे बात नहीं की थी। इस पर मज़ीद बात करेंगे। ज्वाइन किया है मैं आसिफ बाजवा साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। बाजवा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत मेहरबानी। बाजवा साहब आप खुद चूँकि कानून प्रैक्टिस करते हैं, कानून के तालिब इल्म भी हैं, अब ये एक आइनी बहरान जन्म लेता जा रहा है। और आज तो चूँकि हुकूमत की तरफ से ख़त लिखा गया तसद्दुक़ जिलानी साहब को, साबिक़ चीफ जस्टिस, और आपकी आवाज़ ब्रोकन हो रही है, थोड़ा दोबारा रिपीट कीजिए। जी जी बाजवा साहब, मेरा सवाल आपसे ये था, चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी साहब ने कमीशन की सरबराही से माजरत की, हुकूमत ने क्या उनसे पहले बात नहीं की थी। अब जो चूँकि इतलात आ रही है कि शायद उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था और उनका नाम सजेशन में दे दिया और सरबराही के लिए, जिसकी वजह से अब ये मामला बिल्कुल बैक बाउंस कर गया। कहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, क्यों ये इस तरह की सूरत पैदा हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जफीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जो फादर जज साहब है तसद्दुक़ जिलानी साहब जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं जी जी, और बड़े नीट क्लीन आदमी थे, बड़ा शानदार उनकी रवायात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो, मेरा ख्याल है कि वो थ्रेटन हुए हैं किसी पार्टी के स्टेटमेंट्स से, क्योंकि उनको मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स जो है उनके खिलाफ दी जा रही थी और उनको इत्मीनान में भी लिया गया था और उन्होंने एग्री भी किया था। लेकिन जब से एक पार्टी ने उनको थ्रेटनिंग जो मैसेज वो दिए हैं, और ये थ्रेटनिंग मैसेज जो है ये टीवी चैनल्स पे भी टिकर उनके चलते रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद वो प्रेशर जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सके। और उन्होंने कहा कि मेरी जो साबिक उनकी एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा है, मैं अपने आप को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहता। तो वो इस जो धमकी अमेज अल्फाज थे वो मेरा हाल उनको बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने मुआवरत कर ली है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि एक जज में इतनी करज और इतना हौसला और इतनी दिली होनी चाहिए कि ये देखें, पूरी दुनिया में कोई ऐसा फैसला नहीं होता जिसको दोनों फ्री कैन माने। कोई जज ये नहीं करता कि दोनों पार्टीज को सेटिस्फाइड करे। एक पार्टी अल्टीमेटली एक पार्टी की फेवर में जाता है, दूसरी पार्टी की के अगेंस्ट होता है, तो हमेशा लोग क्रिटिसाइज होते हैं, लोग क्रिटिसाइज करते हैं। और जो जज होता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, उनका तो बड़ी दिलेरी और बड़ी उनको अपनी जो विल है वो शो करना पड़ती है। लेकिन मैं हैरान हुआ हूँ कि एक बड़े सीजन्ड और सीनियर जज थे वो, उन्होंने इतनी कमजोरी क्यों दिखाई है। और मेरा ख्याल है कि ये, मैं किसी को इल्जाम भी नहीं देना चाहता, अच्छी बात नहीं है इल्जाम तराशी करना, लेकिन मुझे इस बात का कभी यकीन है कि बहुत जल्द ये क्लैरिफिकेशन आ जाएगी कि तसद्दुक़ जिलानी साहब ने क्यों इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया और फिर एक नया पंडोरा बॉक्स खुले। ठीक, अच्छा इस पे जनाब बाजवा साहब, ये तो बात आपकी ठीक है कि और मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि इतनी, चूँकि ये तो डे फर्स्ट से चाहे कोई जज हो, वकील हो, तनकीद तो फैसलों पे होती है। आप केस जीत जाएं तो भी, आप केस हार जाएं तो भी, आप जज हैं और आपने फ़ैसला सुना दिया तो फ़ैसला जिस पार्टी के हक़ में जाता है वो आपकी तारीफ़ करती है, जिसके ख़िलाफ़ जाता है वो आपके अगेंस्ट हो जाता है। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन इतनी आसानी से नो कह देना, फिर किसी हद तक रजामंदी भी थी उनकी जो हमारे ज़राए बता रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि शायद उस तरह एतमाद में नहीं लिया गया,
और जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी जब उन्होंने पढ़ी तो उसके बाद फिर उन्होंने बहुत जायज़ा लिया, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। तो जो आप कह रहे हैं कि किसी एक पार्टी तो दसियों लोगों पे बात कर रही है, ये कल आप भी इल्ज़ाम लगाते थे, ये भी लगा रहे हैं, इससे तो जजेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिस तरह की उनकी चूँकि उनकी क्वालिफिकेशन और उनका जो स्टाइल होता है काम करने का, तो वो तो इन चीज़ों के प्रेशर में नहीं आते। अगर वो या कोई जिस तरह हम मेडिकल में बात करते हैं, सर्जन, किसी सर्जन को अगर हम देखें तो वो पेशेंट या उसके जो साथ लोग होते हैं अटेंडेंट्स, वो तो प्रेशर डाल रहे होते हैं, तो वो तो उनकी बात नहीं सुनते, उन्होंने तो वही काम करना होता है जो उनको अच्छा लग रहा होता है, जो वो पेशेंट के हक में लग रहा होता है। तो यहाँ ये कैसे मुमकिन है कि किसी के 2-4-6 ट्वीट की वजह से वो प्रेशर में आके ये फैसला नहीं, मामला कुछ और है इसके पस्से पर्दा? नहीं, मैं देखें देखें बिल्कुल आपने बड़ी डिटेल के साथ ये क्वेश्चन रेज किया है और आपने पूरा एक इंट्रो इसमें बयान कर दिया है। मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल आपने पूरी रिसर्च किया इस बात पे। लेकिन मैं आपको एक अर्ज कर दूं, क्योंकि मैं भी एक अदना सा तालिब इल्म हूं कानून का और रोजाना अदालतों में पेश होते हैं। बेशुमार ये ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जब फाजल जज साहबान ने कई दफा किसी जज ने कहा कि जी ये तो परवेज लाई का केस है, मैं इस पे इसको नहीं सुनना चाहता, माजरत कर ली। कभी किसी ने कहा जी ये मियां नवाज शरीफ साहब का केस है, मैं इसको नहीं सुनना चाहता, मैंने उससे माजरत कर ली। कभी किसी ने कहा कि ये परवेज मुशर्रफ का है। तो ये ऐसा होता रहा है और मैं हमेशा से ही ऐसे जजेस को बहुत ज्यादा इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता और लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे भाई आप में इतनी भी दिल नहीं है कि आप ये बर्दाश्त कर सके, तो फिर आप क्यों जजी कर रहे हैं, आप क्यों एक इतने आला मनसब पे बैठे हुए हैं। अगर आप में इतनी जरूरत और एक हौसला नहीं है कि आप ये समझे कि मैं कोई फैसला मेरिट पे करने में नाकाम रहूंगा, तो फिर आपको ये काम करना ही नहीं चाहिए, जो ये छोड़ के कोई और काम कर लेना चाहिए। तो मेरे नजदीक तो ये जो मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ और बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, मैं ये जो बात समझा हूँ सदर हुसैन जिलानी साहब की तरफ से कि उनको जो जब से ये स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई है और ये आप कहते हैं कि शायद उनको समाज में नहीं लिया गया या TOR उन्होंने देखे होंगे, या TOR तो एक नॉर्मल बात है, हर कमीशन में TOR होते हैं और ये वही TOR है जो इससे पहले जो ठीक नहीं, वो ठीक है आसिफ बाजा साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि जो वाकिफ वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनके मुताबिक मैं उनकी बात ही कोट कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मेरा तो उनसे रब्ता हुआ, बात भी की मैंने उनसे, वो आमादा थे, राजी थे सब चीज़ों के ऊपर। इन बिटवीन जब सो मोटो भी हुआ, चूंकि बाज़ार ये लग रहा है कि कोई बड़ी रीज़न नहीं है, ये जो आप बात कर रहे हैं या हुकूमती बयानिया जो हमारे सामने आ रहा है कि चूंकि वो शायद मुखालफिन की वजह से कि तनकीद होगी और चीज़ें ये तो होती हैं। ये पैनामा केस में क्या तनकीद नहीं हुई? चीफ जस्टिस जब साबिक चौधरी इफ्तिखार साहब थे उस दौर में तनकीद नहीं हुई। ये तो है जब आपके जो साबिक जजेस थे उनके ऊपर तनकीद नहीं होती रही। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये इतनी बड़ी रीज़न नहीं लगती। इसके पीछे कोई इस तरह के वो हो सकते हैं। और क्या ये रीज़न भी हो सकती है कि चूंकि एक तरफ जब इतने दिनों से सो मोटो एक्शन नहीं लिया गया और जैसे ही कमीशन की सरबराही का मामला बना और ये फैसला हो गया और फौरी दूसरी तरफ सोमोटो भी लिया गया, तो क्या शायद उनको ये लगा कि अब चूंकि दो मैन जरा सर्विंग चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने सोमोटो ले लिया। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है रफीक साहब जी, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि जब उन्होंने रिफ्यूजल दी है उसके बाद आज खुद नोटिस जो है वो हुआ है। जब तक वो एग्रीड थे उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फादर चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो नहीं लिया। जब उनकी तरफ से रिफ्यूजल आई है तो फिर उन्होंने सो मोटो लिया है। इसलिए मैं ये समझता हूँ, हो सकता है आपकी बात भी दुरुस्त हो कि कोई और भी पीछे बिहाइंड द सीन भी कोई ऐसी चीजें। चूंकि भाई साहब मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि जो चीज़ें आप कह रहे हैं ना, पता तो चल जाता है ना कि सोमोटो आने वाला है, फैसले ज़ाहिर है वो उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं, वो चीफ जस्टिस रहे हैं, सब उनको आइडिया होता है। क्योंकि ये बात हो रही है, जो तनकीद की बात है ना, तनकीद तो उनको जब पहले दिन से नहीं पता था कि अगर मैं ये सरबराही लूँगा जब से,
और फिर आजम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं 2 दफ़ा मेरा टेलीफोन पे उनसे रब्ता भी हुआ, बातचीत हुई, तब तक भी वो राजी थे। तो ये जैसे ही कुछ मामला पीछे 2-2.5 घंटे के अंदर गेम बदला है ना, तो 2.5 घंटे में तो पीटीआई की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया कि हम कह लें कि आखिरी बयान ये इतना सख्त था कि वो उन्होंने दिल पे ले लिया। पीटीआई की तरफ से उनकी जो इस वक्त की आला क़यादत है, उनकी तरफ से रात गुजरी है, वहाँ वो हामिद साहब जो है उनके हैं, अब तो सेनेटर भी बन गए हैं, जो उनके वकील रहे जी हैं, जी। और बैरिस्टर गौहर की तरफ से और उनकी दूसरी जो क़यादत है, सबकी तरफ से स्पेसिफिकली उनका नाम लेकर के कहा गया है, और उसमें थ्रेटनिंग वर्ड से आप जरा रिकॉर्ड दिखा लें, आप अपने प्रोड्यूसर साहब से कहें कि वो जो मुख्तलिफ चैनल्स पे उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं, तो मैं तो उसी नजर से देख रहा हूं। लेकिन अगर आपके जहन में कोई ऐसी चीज है तो पॉसिबिलिटी इज देयर कि उनको ये और भी कुछ रीजन हो सकती है, बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन दैट इज वन ऑफ द रीजन ठीक। कि जो थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स आई हैं हामिद खान साहब की, बैरिस्टर गौहर साहब की, और दीगर जो अकाबरीन है पीटीआई के, उनकी वजह सर से मैं बाजू साहब अगेन मैं ये कह रहा हूँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि तनकीद तो होती है। आप वज़ीर आज़म बनने जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म का हलफ ले रहे थे, पीटीआई कह रही थी कि हम इनको 2 मिनट तक इधर नहीं बर्दाश्त करेंगे, ना इनको चलने देंगे, बाहर निकाल देंगे। वो 16 महीने चलते रहे। फिर इधर अब जब प्राइम मिनिस्टर दोबारा बने तब भी यही मामला था। ये चीज़ें तो होती हैं, इस चीज़ का प्रेशर, ये जो रीजन है ना, ये रीजन समझ नहीं आ रही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बाकी आपकी बात ठीक है कि ये एक फैक्टर ये भी हो सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि आप इसके पीछे छुप सकें। अगर देखें, अगर इतनी कमजोरी उन्होंने दिखाई है और कोई इसके अलावा भी कोई रीजनिंग हो सकती है, तो मैं इससे पहले भी मैंने आपके जवाब में ये बात अर्ज की है कि मैं ये समझता हूँ बीइंग पॉलिटिकल वर्कर कि यकीनी तौर पे बहुत जल्द ये चीज लीक हो जाएगी कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने क्यों इसकी सरबराही को कबूल नहीं किया। और मेरा ख्याल है कि सबसे पहले आप ही ये खबर ब्रेक करेंगे कि ये वजह थी कि इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ज़ाहिर अब वो खुद बात करेंगे तो हमें समझ आएगी। बाकी जो इधर उधर की बातें तो डिफरेंट आ रही हैं, वो तो उसमें तो ये सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं जो मैं आपसे कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब बाजवा साहब, आपको ये वे फॉरवर्ड क्या नजर आ रहा है इसके अंदर, जो कि मामला तनाव इख्तियार करता जा रहा है, जो जो टाइम गुजरता जा रहा है ये मामला बिगड़ रहा है। सो मोटो शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था तो मामला इतना ना होता। ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, और ये कन्फ्यूजन मजीद वो होता है ना कि अगर आप टारगेट करते हैं, आपने शायद एक्सपीरियंस किया हो, यकीन किया होगा कि टारगेट करने के लिए आप जब बंदूक को से गोली का निशाना अपना सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट से 1 इंच का डिफरेंस रखा हुआ है पहले ही टारगेट से, तो जब वो टारगेट तरफ फायर जाता है तो वो आपको 10-15 फीट दूर जाके हिट करता है, क्योंकि वो जो आगे जाता है, तो चूंकि स्टार्ट से ही आपने 1 इंच का उसका फासला रखा हुआ है, वो आप टारगेट से 1 इंच दूर है, जब फायर करके टारगेट की तरफ जाएंगे तो वो तो आप 10-15-20 फीट दूरी के ऊपर जाके निशाना आपका लगेगा। तो ये मामला यहाँ पे भी इसी तरह होता जा रहा है कि जो जो वक्त बढ़ता जा रहा है आप असल टारगेट से दूर होते जा रहे हैं। देखिए सर, बात ये है कि जब उमर अता बिन दयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, और उनके साथ मैं नाम नहीं लेता, मैं चूंकि स्टूडेंट ऑफ लॉ भी हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा एहतराम है चाहे कोई जज मौजूद हो या साबिक जज हो। तो उस वक्त भी जो ऐसे जज जिनके खिलाफ इश्यूज अभी शुरू नहीं हुए, तो दे रिजाइंड फ्रॉम देयर सर्विसेज, वो लोग थे। और जब भी कोई सुओ मोटो लिया जाता था या जब भी कोई बेंच बनाया जाता था, तो उमर अता बिन दयाल साहब उन मखसूस जो 5 जजेस का एक पूरा ग्रोह था, मैं टोला तो नहीं कहता, एक पूरा ग्रोह था, उन्हीं को ही उस जो पीटीआई के या उनकी जो जिनको वो कहते थे कि एक मुल्जम को ऑनरेबल कोर्ट सामने कहे ओपन कोर्ट में कि गो टू सी यू, तो या उनको अपनी गाड़ी दे के एक जेल में भेजने की बजाय उनको किसी
रेस्ट हाउस में भी रात रखा जाए और प्रोटोकॉल के साथ रखा जाए, तो ये एक रवायत रही है। सर और ये मैं आपके साथ समझता भी हूँ, होता रहा है ना, मियाँ साहब को क्या एयरपोर्ट पे जाके ट्रीटमेंट नहीं मिला, प्रोटोकॉल नहीं मिला, तो ये तो कोई नहीं इतनी। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुन लें, जी जी। इसका जवाब ले लें जफीर, इसका जवाब ले लें। सर सर। देखिए, आप बड़े समझदार आदमी हैं, आप बात को समझते भी हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपने गाड़ी ट्रांसफर करनी हो, या कोई आपने कोई अपना हाई कोर्ट में वोट डालना हो, या कहीं आप एयरपोर्ट में कहीं जाना हो, या कभी कहीं आप किसी सरकारी इदारे में जाएं, तो या कहीं ये लोग बाहर बैरून मुल्क जा रहे हैं, सऊदी अरब, और वहां पर कोई मेडिको लीगल हासिल करना है, तो ये कोई बहुत बड़ा प्रोटोकॉल नहीं है। आप अपनी बायोमेट्रिक किसी कोर्ट कचहरी के बाहर, जो वहां पे लोग बैठे हुए हैं, कोई फोटोस्टेट मशीन रख के बैठा हुआ है, उसको सिर्फ 100 रुपए वो लेते हैं, तो आपकी बायोमेट्रिक तस्दीक कर देते हैं। और वहां पर अगर एक बायोमेट्रिक तस्दीक हो गई है, तो आप उसको कह देंगे ये बहुत बड़ा प्रोटोकॉल था। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि या तो लोगों को इस बात की समझ नहीं है, और सर या फिर जानबूझ के ऐसी बात बाजवा करते हैं। साहब 4 महीने की 4 हफ्तों के लिए गए थे, फिर क्या प्रोटोकॉल मिला, डार साहब के साथ क्या हो, ये फैक्ट्स है ना सर। तो छोड़ें, मैं इधर नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए कुछ भी है, चलें आज से ही स्टार्ट हो जाए, चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए सर। ये आपका हमारा सबका पाकिस्तान है, इस सिस्टम को आपने हमने सबने मिलकर ठीक करना है। जो गलतियां होनी थी हो चुकी हैं। दुनिया हमारा पड़ोसी मुल्क है और दुश्मन मुल्क है, कहाँ जा रहा है, हम किधर फंसे हुए हैं। हम तो चाह रहे हैं कि सिस्टम इतना आसान सादा हो जाए कि वहाँ मुझे आपकी सिफारिश और आपको मेरी सिफारिश की ज़रूरत ना पड़े, मामला तो बेहतर हो। ये चीज़ हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही। सब लोग एक दूसरे के डोमेन में, हम ज़रा आप पॉलिटिशियन है तो हम पॉलिटिकली आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, आप उसके ऊपर तबसरा करते हैं, तजिया करते हैं, आप देखो राय देते हैं, आप देखो, वकील हैं, आप बात कर सकते हैं। हम कहते हैं कि मैं रेलिवेंट बंदा, ज़रा आज हम इस मौजू के ऊपर किसी डॉक्टर से तो बात नहीं कर सकते। यही चीज़ है मैं कि किसी बिल्कुल आईनी बहरान के ऊपर आईनी अदलिया हमारी मौजूद है, वो फैसला करे, पार्लियामेंट मौजूद है, वो कानून बनाती है, आइन उसको उसकी तशरीह करता है, अदलिया उसकी तशरीह करती है। तो ये चीज़ें जिन जिन डिपार्टमेंट्स की, जिन जिन इदारों की हैं, उनको करने दें। देखिए देखिए, ये जो आपकी प्रपोजल है, जी ये इसको कोई भी जो बाशऊर आदमी है, जनाब। शऊर आदमी है, वो उसको इग्नोर नहीं कर सकता। आपकी बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन इस चीज का क्या करें कि वो कहते हैं ना कि वो जब तक हमारी जो रूल ऑफ लॉ के साथ साथ, जब हम अपने जो जो इस वक्त हमें सियासी मामलात हैं, अनस्टेबिलिटी है, जब तक हम सियासी अनस्टेबिलिटी को खत्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं जा सकते। लेकिन अब क्या करें कि अगर बानी पीटीआई जो है वो जेल के अंदर से बैठ के आईएमएफ को खत लिख देते हैं कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होना तो होने दो, और आपने जो कॉन्ट्रैक्ट या एमओयू साइन करने हैं आप वो ना करें, आप इस तरह करें कि आप पहले इलेक्शन के मुतल्लिक बात करें। तो आप क्या समझते हैं कि, और जब इसके अगेंस्ट आप देख लें कि 21 अक्टूबर को जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आए, लाहौर में मीनार पाकिस्तान के साय में उन्होंने ये कहा कि हम सब लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं। उसके बाद जब ये 8 फरवरी के इलेक्शन हुए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि वो पीटीआई के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाए, लेकिन चेयरमैन पीटीआई का जेल के अंदर से पैगाम आया कि हम किसी सूरत पीटीआई वाले जो है वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ हैंडशेक नहीं करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। और उनके नजदीक तो अपनी पनाह है, उनके नजदीक पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की कोई अहमियत नहीं है। उनको अपनी अनाह की बात है, उनको अपना जो जोम है वो अभी तक नहीं टूटा। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है पाकिस्तानियत की, इतनी मोहम्मद जफीर के ऊपर भी है, बिल्कुल ऐसे। इतनी मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर है, इतनी मियां शहबाज शरीफ साहब के ऊपर है। लेकिन ये समझना होगा चेयरमैन पीटीआई को भी कि उनके ऊपर भी इतनी ही जिम्मेदारी है। वो अब सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, अब तो वो साबिक प्राइम मिनिस्टर है, वो स्टेक होल्डर है इस पाकिस्तान के। लेकिन अगर वो नहीं मानते, मैं ना मानूं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? वो तो किसी के साथ मिल बैठने को, बात करने को तैयार नहीं है। वो तो किसी, आप देखें, वो जब वो उनकी गवर्नमेंट आई थी 2018 में, तो मियां शहबाज शरीफ साहब जब इलेक्ट हुए थे अपोजिशन लीडर, तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आए, हम मिसाके मैशियत
मैशत करने को तैयार है, लेकिन उनकी बात का ठट्ठा उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया। तो फिर देखिए, आपको ये बात तो करनी चाहिए, लेकिन आपको बांगे दफे ये बात कहनी चाहिए टीवी टॉक शो के ऊपर। आप जबकि आप इसके होस्ट हैं, आपको कहना चाहिए कि बानी पीटीआई की तरफ से हमेशा नेगेटिविटी दिखाई गई है और पीएमएलएन की तरफ से हमेशा पॉजिटिव। सर कहते हैं, हम तो कह के थक गए, हम ये कह रहे हैं कि अभी भी चीज़ें वक्त जो गुजर गया ना उसको नहीं ला सकते हम वापस। आज सीधे होके हम चलें, चीज़ें डिसाइड करें, अगले 4 सालों में आप देखिएगा 5 सालों में कैसे तब्दीली आएगी, पाकिस्तान के पाँव पे खड़ा हो जाएगा। श्रीलंका हमारे सामने क्या हाल था उसका, वो बेहतर हो गया। अफगानिस्तान सर वो पहाड़ों पे उन्होंने फायर मार मार के बुरा हाल कर दिया था, वो पाँव पे खड़े हो गए। उधर कोई टेक्निकल कोई थिंक टैंक नहीं है उनके पास, बस उन्होंने डिसीजन लिए, खड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं और आपके सामने है। उनके पास तो अब हमारी जैसी क़यादत भी नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, इतने एक्सपर्ट भी नहीं है। तो ये तो हमारे सामने दोनों मिसालें मौजूद हैं। बांग्लादेश हमारे सामने मौजूद है जो हमारा हमसे बाद में हमसे ही अलग हुआ, छोटा भाई है। तो ये चीज़ें तो करने की हैं, अगर विल पावर हो, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी जो हुकूमत है, चाहे सूबाई हुकूमतें हों, वफाकी हुकूमतें, कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन थोड़ी सी नीयत ठीक करने की बात है। जी जी देखिए सर, ये जो बात आपने की है ये बिल्कुल दुरुस्त है, चीजें करने की है, वी हैव टू डू समथिंग। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी इदराक होना चाहिए कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने अपनी सदारत को कबूल कर लिया, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जो गवर्नर थे उनको कबूल कर लिया, उन्होंने चेयरमैन सेनेट के मुतालिक बात कर ली, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम वजारतें नहीं लेंगे। तो उसके बावजूद, हमारी बसियार कोशिश के बावजूद कि हमने कहा कि आप वजारतें लें, आप पाकिस्तान में जो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी है उसमें हिस्सेदार बने, आप अपना फर्ज पूरा करें। हम सबका फर्ज है कि पॉलिटिकल लोगों का, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का, कि हम पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा करें। लेकिन दे डिडंट एग्री। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप है, मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि अब हम इस पोजीशन पे नहीं है कि हम अकेले गवर्नमेंट बना सकें। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर ये नहीं हमारे साथ चलते तो फिर भी हम इसको टारगेट समझेंगे और हम इसको चैलेंज समझेंगे। और उन्होंने कहा कि ये जो अनारे हुकूमत है ये कोई फूलों का बिस्तर नहीं है, ये कांटों की सेज है, और सख्त हालात में भी हमने इसको कबूल किया है। ठीक। और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के जब 28 मई को 1998 को भी पाकिस्तान ने आठवीं धमाके किए थे, उस वक्त भी आज से बरतर इंशाल्लाह। बाजवा साहब, तो अब आप जाते आते कोई उम्मीद सुना दे कि सर ये पुरान से निकले, ताकि आप भी काम पे फोकस कर सके ना। अब इन्हीं चीजों में उलझी रहेगी हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन, तो किधर तरक्की होगी और क्या काम होगा? देखिए, मैं इसका जवाब ये है कि जो गवर्नमेंट होती है, जो हुकूमती पार्टी होती है, उसका काम है वो अपना काम करते जाएं, और जो लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं वो अपना काम करते जाएं। इंशाल्लाह हमने तो उस वक्त भी गवर्नमेंट की जब 2014 में धरने दिए जा रहे थे और हमने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना तशरीफ ला रहे हैं, आप इनको थोड़ी देर के लिए पेंड कर दें, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन इसके बावजूद उन धरने के दौरान फिर जो है वो आए और सी पैक शुरू हुआ, और हम ये समझते हैं कि जो अपोजिशन है वो अपना काम करेगी, हम अपना काम करते जाएंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलेगी। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान जो है वो अपने पांव पे खड़ा होगा और अब बेहतर मशीद की बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बाजी साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अल्लाह करे कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, चीज़ें सेटल डाउन हों और मुल्क तरक्की कर सके। वक्त हुआ ब्रेक से वापस आएंगे तो कानूनी, आइनी और सियासी बहरान के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे।